Good morning, everyone. Good afternoon, rather. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. आफ्टरनून मैम। Very good afternoon. So, ऐसा लग रहा है अब क्लासेस हो रही हैं तो मुझे लग रहा है सब एनर्जेटिक ज्यादा हो गए हैं और हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए इन बिटवीन। आई थिंक सभी आ गए हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। Afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. So Anuradha is sharing some good videos as well. In last few months I have seen. अच्छा कर रहे हो। Thank you, ma'am. हाँ, आप मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं? Is it visible to you all? No, ma'am. अभी तक नहीं आई। नहीं। Let me see. संदीप जी ऑफिस से क्लासेस। गुड। आज कल कुछ दो क्वेरीज थी और दोनों ही स्केलिंग टेक्निक पे थी। ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन क्योंकि अनुराधा ने भी, दो जनों ने ये पूछा है, तो आई थॉट कि ये इम्पोर्टेंट भी है और मैं और रश्मि हम मिलके इसको, आज मैंने ये वाली जो क्लास ली है हमारे थर्स्टन, गटमैन एंड जो इसके अलावा असिमेट्रिक स्केलिंग, ये सारी स्केलिंग इसके अलावा भी काफी सारी हैं, लेकिन हम जो बेसिकली सोशियोलॉजी में यूज करते हैं वो थर्स्टन और लिकर्ट को यूज करते हैं और मोर ओवर लिकर्ट स्केल को हम यूज करते हैं। तो मैं मेजरली आज पूरी क्लास में उस पर अपना फोकस रखूंगी और उसके अलावा अगर आपको कुछ डिस्कशन उसमें से रिलेटेड करना है सो आई हैड वर्ड विद रश्मि मैम कि वो कल आपके क्वेरीज भी उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं जो स्केल से रिलेटेड अगर आपको हो, क्योंकि आप सब क्वेश्चनियर बनाएंगे और उसमें किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है उस पर देखें। मुझे लगता है हम सब अगर वीडियो ओपन कर लें सो दैट वुड बी मोर एक्टिव। मैं कुछ पूछना भी चाहूंगी इन बिटवीन आपसे। सो जो केवल फोटोज लगा के रखे हैं उनको थोड़ा सा रिमूव कर दें। इस चैप्टर में means during this today's class I am going to use the material from Zitterberg's book The Theory of Verification in Sociology। जो जिटरबर्ग एक अथॉरिटी मानी जाती है रिसर्च में, मैंने आपको पहले भी बताया, ये बुक आपकी शेल्फ में अगर आप रिसर्च में आगे बढ़ते हैं तो होनी ही चाहिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी फ्रीली पीडीएफ आप ले सकते हैं जो लोग आगे काम कर रहे हैं उनके लिए। और लेजारस फेल्ड की अगर आपको कोई भी थियोरेटिकल रिसर्च के एस्पेक्ट को समझना है तो लेजारस फेल्ड की बुक आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा बेबे एंड एडवर्ड की जो बुक है, ये स्पेशली जब स्केलिंग टेक्निक आप पढ़ रहे हो तो ये दो बुक्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल रह सकती हैं। तो इनको आज मेरी क्लास पे आप जो ध्यान दें, जो मटेरियल मैंने कल आज सुबह आपको न्यूमैन की बुक दी है वो, या और भी, लेकिन ये कुछ बुक्स हैं अगर आपको स्केलिंग को डिटेल में पढ़ना है और थोड़ा और अच्छे से रिसर्च में ऑथेंटिक स्टडीज करनी है तो इन बुक्स को आप देखना चाहिए। आप ये देख पा रहे हैं मैंने ऊपर रिसर्च एंड बिब्लियोग्राफी दी है। मुद्राक्ष, what is the difference between reference and bibliography? Yes, क्या मैम? कोई भी? अनुराधा? मैम रेफरेंस में वही डालते हैं जिसका हम यूज करते हैं, मतलब अपने जो जहाँ से हमने चीजें ली हैं उसको डालेंगे। और बिब्लियोग्राफी में अगर उसके बारे में अगर एक्सप्लेन करना हो तो वैसी सारी लिस्टिंग डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें से लिया ही गया हो। नहीं, थॉट तो लिया ही गया हो। एक स्लाइड डिफरेंस है, मैंने ऊपर लिख के दिया है, लिस्ट ओनली द लिटरेचर दैट यू एक्चुअली यूज्ड और साइटेड इन योर प्रोपोजल। तो जो भी आप रिसर्च में लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इवन पीएचडी स्टूडेंट्स भी जब यूज करते हैं, ऑल्दो आप लोग कंपटीशन फाइट करके आए हैं तो वी हैव हाई होप्स फ्रॉम यू, बट ये जो बेसिक चीजें इनको ध्यान में रखते हैं। तो जब आप अपना प्रपोजल बनाएंगे तो जो रेफरेंस लिस्ट है उसके रेफरेंस कार्ड्स बनाना, जब भी हम मिलेंगे या आपकी पीएचडी से पहले कुछ क्लासेस हुई जो फिजिकली हम लोग जब प्रेजेंट आपस में मिलेंगे तब मैं जरूर इस चीज को आपको और डिटेल में बताना चाहूंगी अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च के। ये तो जब आप करें कोई भी इशू है तो इस पार्ट को, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को कैसा करना है, आपकी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले आप सीख लें।
राइट। तो इस पे जरूर बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि आपने जो यूज किया एग्जैक्टली वर्बेटिव, उसको आप रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, और वो आपको हमेशा एक पॉकेट में एक डायरी रखनी चाहिए जिसमें आप वो लिस्ट जहां भी जो पढ़ते चले उसको रेफरेंसिंग लेते रहे। और बिब्लियोग्राफी, कुछ भी आइडियाज कहीं से भी कुछ पढ़ा आपने डिटेल में, हो सकता है कुछ भी एज इट इज नहीं लिया हो, लेकिन एक आइडिया जो आप डिटेल में, जैसे मैं इस बुक में आपको बताऊं जो ये आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें ज़ेटरबर्ग और लेजरफेल्ड मैंने बहुत पहले डिटेल में पढ़ी थी, और फिर भी मेरे थॉट ऑफ माइंड में हमेशा वो बुक रहती है जब भी मैं कुछ चीजों को, तो आप ऐसी बुक्स जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं जिसको आपने एज इट इज नहीं लिया है, लेकिन आपने इसको थॉट को अंडरस्टैंड करने में, आइडिया को डेवलप करने में उसको यूज किया, तो उस बिब्लियोग्राफी में लें, राइट। बट ऐसी नहीं केवल आपने कॉपी पेस्ट कहीं से लिस्ट कर ली और उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसने वो, कुछ तो लोग होंगे इस धरती और पृथ्वी पर जो लोग उन किताबों को पढ़े होंगे, ऐसा हम नहीं समझे कि जो सामने पढ़ रहा है वो कुछ भी नहीं पढ़ता है, राइट। तो वो लोग जानते होंगे कि इसका उस टॉपिक से कोई वास्ता ही नहीं है जिसको आपने बिब्लियोग्राफी में लेता है, वहां से क्वेश्चन शुरू हो जाता है वापस आपकी रिसर्च पे। तो ये ध्यान रखें। और रेफरेंस तो नेचुरली एज इट इज जो आपने लिया ईयर बाय ईयर, पेज बाय पेज आपको वो लिखना है। रेफरेंसिंग मॉडल, एपीआई और एमएलए जो हैं वो आपको अलग से पढ़ लेना चाहिए, बहुत से टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आई एम नॉट गिविंग मोर फोकस, आपको कुछ उस पर डिफिकल्टीज है ना तो लेटर हम डिस्कस कर सकते हैं इन प्रैक्टिकल मैनर। क्योंकि कल क्वेश्चन रेज किया था स्केलिंग पे, तो मुझे लगा कि सोशो कल्चरल मैपिंग पे मैं ज्यादा बात करूं, उससे अच्छा हम इस पे जो कि आपके रेफरेंस काम भी आने वाला है तो उस पर हम थोड़ा फोकस करें। सो वेरिएबल्स जो हम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम स्केलिंग की बात करते हैं तो मैंने आपसे पहले भी एक क्लास में बताया था कि 4 तरह के जो मेजरमेंट्स को स्केल करने के लिए हम मेजर करने के लिए, हम डेटा को मेजर्स करने के लिए हम स्केल को यूज करते हैं या डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो उसमें विल बिगिन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नॉमिनल जो आप देख रहे हैं, आप नॉमिनल जिसमें नाम से रिलेटेड है ना, जहाँ पे नेम से रिलेटेड जो भी चीजों के नेमिंग की जाती है, राइट, रेड ग्रीन ब्लू, ये नेम करके भी आपने एक स्केल बना दिया, राइट। आप जब ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, उस अगर रेड सिग्नल है, आपने केवल ये सुना है रेड सिग्नल, देखा भी नहीं है, राइट, तो भी आपको फ्रेम हो गया कि मुझे क्या करना है। सो वो इंडिकेटर है, तो उस तरह से उसे नॉमिनल हम कहते हैं। ऑर्डिनल जो क्रमागत जो होते हैं जिसमें एक ऑर्डर होता है, एक हायरार्की होती है, राइट। इंटरवल जहाँ पे एक इक्वल या नॉट नेसेसरी इक्वल, वो डिफरेंट भी हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, लेकिन एक इंटरवल आपको दिया हुआ है, एक अंतराल आपको आंकड़ों में जब मिलता है, जैसे कि सेंसस के आंकड़े हैं स्पेशली, तो वो एक इंटरवल में आपको मिलते हैं ना, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट है, जीडीपी है, सारी चीजें कुछ इंटरवल में अगर वो दी गई हैं क्लासिफाई, तो उसको भी नापने के लिए स्केलिंग टेक्निक यूज की जाती है। रेशियो, आपका जो रेशियो है, मैंने यहाँ पे आप देखेंगे CRDTZ बताया है, इसको मैं क्लास में तो डिस्कस कर ही चुकी हूँ एक बार, लेकिन फिर भी क्लासिफाई नॉमिनल से आप करते हैं, ऑर्डिनल से आप रैंक प्लस क्लासिफाई, मतलब ऑर्डिनल इसका मतलब ये नहीं कि आप नेम जो है उसको हटा देंगे, इंटरवल में आप क्लासिफाई करते हैं, रैंक करते हैं एंड उसको डिफरेंस करते हैं, राइट। लेकिन रेशियो में उसके साथ TZ ट्रू जीरो जिसको कहते हैं, ट्रू जीरो का मतलब हुआ कि अगर मोनिका मैडम के बैंक में 0 रुपीज हैं तो वो भी एक वैल्यू है, राइट। और पांडे साहब के बैंक में अगर 10 करोड़ रुपीज हैं तो वो एक अलग वैल्यू है, राइट। सो इस तरह से जब आप रेशियो के हिसाब से कोई भी चीज, जहां भी आप 0 की वैल्यूज को ऐड करने लगते हैं तो वो रेशियो है, राइट। तो इस तरह से हम मेजरमेंट्स करते हैं। ये लेक्चर टोन पे था। हाँ जी मैम, आपने उल्टा बोल दिया। नहीं, ये रिसर्चर वो बायस ना रहे कि मैडम के पास ज्यादा ही पैसा होगा, सो अनबायस होने के लिए डेटा को उल्टा करना इज अ गुड टेक्निक, कि वो रिसर्च करे। मैम के अकाउंट में 0 कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, तो ये रिसर्च का मुद्दा नहीं है, ये फैक्ट मेरे पास है और उसको आप रिसर्च मत करिए, राइट। क्योंकि मुझे लग रहा था कि लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, तो एग्जाम्पल जनरली वो यूज करें कि आपको ध्यान रहे कि मैम आपका बैंक अकाउंट देखना है। मैम पांडे के अकाउंट में 10 करोड़ हम PhD छोड़नी पड़ेगी। ओके चलिए, इसलिए तो देखिए मेरी रिसर्च अच्छी है। आगे चले हम। नेक्स्ट इज स्केलिंग की जो टेक्निक्स हैं। ओपेनहेयर आपने कम सुना होगा एज कंपेयर टू अदर स्केलिंग। हम थर्स्टन सुनते हैं, बोगार्डस सुनते हैं, गटमैन सुनते हैं, लिकर्ट सुनते हैं, सोशियोमेट्री डेफिनेटली हम लोग यूज करते ही हैं। ये सभी बेसिकली वेस्ट की डेवलप की हुई सारी जो थियरीज मतलब स्केल्स हैं,
लेकिन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों में इसका बहुत यूज किया जाता है। बहुतायत से साइकोलॉजी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जनरली मेजरली जिसको हम कहते हैं वो स्केलिंग टेक्निक को यूज करते हैं। हम लोग एक पार्ट में इसको यूज करते हैं, लेकिन इन सभी में जो लिकर्ट स्केल है वो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए सोशियोलॉजी में यूज किया जाता है। उसके क्या कारण है, इसलिए लिकर्ट को मैं डिटेल में यूज करूंगी, ओपेनहेयर में आपको डिफरेंस समझाने के लिए यूज करूंगी, गटमैन और थर्स्टन पे मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दूंगी, राइट। सोशियोमेट्री जस्ट में एक आइडिया, क्योंकि मैंने जो बुक दी है उसमें वो सभी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं उनको, तो मैं उस पर नहीं कि जैसे कि दिनेश और मुद्राक्ष की ट्यूनिंग अच्छी है तो वो म्यूचुअल उनमें रिलेशनशिप एक अच्छी फ्रेंडशिप का है, राइट। अगर लीडरशिप यहाँ पे कोई वो करता है जो क्लास में कभी नहीं आता है तो नेचुरली मैट्रिक्स क्लास का बिगड़ सकता है, तो लीडर वो बन सकता है क्लास में जिसको सभी के वोट पड़ते हो, राइट। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ना तो कोई चाहता है और ना वो किसी को चाहता है, आइसोलेटेड है, तो वो एक तरह डिफरेंट तरह की रिलेशनशिप को डेवलप करता है। ये एक बहुत ही जनरल वे में मैं आपको सोशियोमेट्रिक्स का बता रही हूँ, उसको हम एक डायग्रामेटिक में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इसी तरह से जब आप किसी के ओपिनियन को, किसी की वैल्यूज को, किसी के बिलीव्स को, स्पेशली किसी के एक्सपीरियंस को, हम सोशियोलॉजी में एक्सपीरियंस जो कि जनरली थियोरेटिकली हम नहीं लिखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को आपको समझने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्केल्स को यूज करते हैं कि किस तरह के एक्सपीरियंस है, और फिर उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपके बिलीव क्या डेवलप हुए, आपके वैल्यूज क्या डेवलप हुए, और उससे आपकी क्या आइडियोलॉजी डेवलप हुई, उन सभी को जब मापन किया जाता है तो हम स्केलिंग टेक्निक को यूज करते हैं, राइट। तो इसके आगे ओपेनहेयर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम मतावली भी कहते हैं, एटीट्यूड स्केल के नाम से जाना जाता है। जो अभिवृत्ति है आपकी उन चीजों का, किस तरह के एटीट्यूड लेके आप किसी पर्टिकुलर चीज के प्रति, जैसे कि पैशन के प्रति क्या एटीट्यूड है, आपका हार्डवर्क के प्रति क्या एटीट्यूड है, हो सकता है आपका कोई अगर नया पॉलिसी आ रही है उसके प्रति आपकी क्या एटीट्यूड है, तो उन चीजों को अगर जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो हम स्केलिंग टेक्निक का यूज करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी, अक्षता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Sonia, what is your opinion? Online class is good or bad, or things are limited here? Ma'am, good but limited here. अच्छा, मुझे बताएं उत्कर्ष, क्या कोई व्यक्ति जिसने उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी चीज का कंपैरिजन सही कर पाएगा? मैम उतने अच्छे तो नहीं कर पाएगा अगर उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करा हो। ऑनलाइन दोनों क्लास में आया है तो ही कंपैरिजन सही कर पाएगा, राइट? बिल्कुल। ओके, सो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप एक ऐसे सैंपल को सेलेक्ट कर लें जिन्होंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो और उनसे ओपिनियन लें, तो वहां पे एक फॉल्स रिजल्ट आने का बहुत बड़ा चांस है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो आपको नहीं, जो रिसर्चर के तौर पे आपको सैम्पलिंग कैसे करनी है और फिर टेक्निक को कौन सी यूज करनी है, वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, राइट? यस, somebody is saying something? हाँ मुद्रा मैम प्रैक्टिकली गामजल दे रही हैं। हाँ, रिसर्च तो इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है जिसमें तो हम ये कर ही सकते हैं। जहाँ मार्क्स में एलिनेशन कर दिया तो एलिनेट होके तो हम नहीं बता सकते कि एलिनेशन इसे कहते हैं, राइट? लेकिन रिसर्च में हम ये कर सकते हैं। मेजर एंड एग्जामिन, ओके, मेजर एंड एग्जामिन मींस जो करना है उसमें वैल्यू, ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ को हम करते हैं। जनरली जो साइंस में तो ये माना जाता है बिलीव इज नथिंग, बिकॉज या तो आप यस हैं या नो हैं। बिलीफ मीन्स मध्यम मार्ग है कि आप उस चीज पे, आपका बिलीव तो है पर आप मानते भी नहीं है और अपना एक ओपिनियन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सोशल बिहेवियर को अगर आपको मेजर करना है तो एटीट्यूड, ओपिनियंस को इस टेक्निक से हम नाप सकते हैं। तो 3, 5 एंड 7 पॉइंट्स ओपिनियर होते हैं, ओपिनियर, और लाइकली टू ऑफर अ चेकलिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल रिस्पॉन्स। तो ये एब्सोल्यूट स्केल नहीं है ना, लेकिन ये एक ओपिनियन लेने के लिए फ्रीक्वेंटली अगर आपको कहीं पे कोई चीज पता करनी है तो आप इस ओपिनियर से ले सकते हैं। एक चेकलिस्ट बना ली कि इन के बारे में क्या पता है आपको, राइट? कि जैसे मैं ज्योति से पूछूं कि आप वर्किंग होते हुए अगर स्टडीज करती हैं तो उस ऐसे स्टूडेंट के बारे में क्या आपका ओपिनियन है, राइट? या कोई अगर टीचर मुझसे पूछे उन स्टूडेंट के बारे में ओपिनियन बताइए जो जॉब में हैं और क्लास अटेंड करते हैं, और उनके बारे में बताइए जो प्योरली क्लास अटेंड करते हैं, और उनके बारे में जो एग्जाम देते हैं और क्लास नहीं अटेंड करते हैं, राइट? तो ये एक ओपिनियन का एक पैटर्न हो सकता है। लेकिन ये क्योंकि मैंने तीनों टाइप के एक्सपीरियंस किए हैं तो हम बता सकते हैं। लेकिन अगर पार्टिसिपेंट से पूछो
तो हो सकता है उसको सेकंड और थर्ड का ओपिनियन का आइडिया ना हो। तो सैम्पलिंग अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू measure particular behavior, attitude, belief और value system. Okay, statements, ज्योति ने जवाब नहीं दिया. Statements should be short and non-controversial, right? Means जो non-controversial इसलिए क्योंकि जो आप statement लेते हैं वो ism से, किसी वाद से जुड़े हुए ना हो, इस चीज का आप ध्यान रखें। और अगर particular किसी ism को भी आप, yes ज्योति, हेलो, यदि वो किसी वाद को भी टेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप ये कह सकते हैं कि फिर हम उन चीजों को जिसपे एक पर्टिकुलर एक पक्ष है, लेफ्ट या राइट अगर हम फॉर एग्जांपल लें, तो उस पक्ष को भी तो टेस्ट करना होगा। ऐसा तो आप नहीं बच सकते कि आप कोई इज्म को बिल्कुल ही टेस्ट ना करें, लेकिन उसको भी न्यूट्रल रहते हुए, आपको एक ऑर्डर में रहते हुए और एक क्रोनोलॉजी में डेवलप करते हुए कि कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव उसके टुवर्ड्स आपका डायमेंशन, तो उस तरह से उनकी स्टडी की जानी चाहिए। तो स्टेटमेंट अपने आप में डिसीजन या रिजल्ट नहीं होना, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट टू बी मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग थीम इज मेजर टास्क। ये जो टास्क है यहाँ आपको एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी होती है। जनरली साइकोलॉजी में इसका पूरा एक बेंच इन द सेंस ऑफ एक्सपर्ट्स की कमिटीज रहती है और वो उनको अप्रूव करते हैं और तभी वो चीज को स्केल के रूप में न्यू डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो थीम आप ले रहे हैं कि अगर आप बाल अपराध पे काम कर रहे हैं, आप जेंडर पे काम कर रहे हैं, आप अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट पे काम कर रहे हैं, तो वो जो एक्सपर्ट कमिटी है उनसे उनको अप्रूव किया जाना चाहिए अगर वो हाई लेवल का ओपिनियन है। लेकिन अगर लो लेवल पे आप जस्ट एक आइडिया लेने के लिए पायलट सर्वे के रूप में ओपिनियन को यूज कर रहे हैं, तो नॉट नेसेसरी कि आप इस मेथड को, इस स्टेप को फॉलो करें। ओपिनियन समटाइम्स लेफ्ट ब्लैंक, फीलिंग एंड सेइंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये मैं कल भी आपको बात कर रही थी कि ये रिसर्च की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोनिका मैम के चेहरे पे तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्लास अच्छी है, राइट, लेकिन जो फीलिंग को एग्जैक्ट मेजर करना केवल आपके टिक मार्क से इज नॉट पॉसिबल, इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आप ऐसे बिहेवियर में कैसे क्लोज जाएंगे, वो तभी हो सकेगा जब आपकी जो टेक्निक है, आपने जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्रॉस चेकिंग के क्वेश्चंस को भी लिया है, उसमें आप एक आइडिया आपने लगाया है कि मेजरली वो कब तक कुछ चीजों को ऐसा स्टडी करने के बाद कि कहाँ पे वो इग्नोरेंट उस चीज के प्रति हो जाए और वो फैक्ट तक आए। तो ये एक बहुत ही डीप डाउन क्वेश्चंस को फॉर्म करने की एक मेथड है, राइट। तो इसमें एक जनरल वो है, हमने देखा कि मत कैसे लिए जाते हैं। मैं डायरेक्ट लिकर्ट स्केल पे आ रही हूँ। लिकर्ट स्केल को पढ़ने से पहले फ्रांसिस लिकर्ट ने 1932 में इसको डेवलप किया था और इट इज अ पार्ट ऑफ सर्वे रिसर्च। जब आप सर्वे करते हैं तब हम जनरली लिकर्ट स्केल में, सोशियोलॉजी में हम यूज करते हैं लिकर्ट स्केल को, जबकि काउंसलर्स भी लिकर्ट स्केल को साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी में हम सर्वे जब यूज करते हैं तब इस मेथड का यूज कर सकते हैं। It is a part of survey research and non-comparative and one-dimensional. Unidimensional इसलिए है क्योंकि इसमें एक सेट पैटर्न है, इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको वही उसी पे आंसर देना है। आप जिस तरह से ABCD ऑप्शंस होते हैं या अदर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप ओपन एंडेड चीज को भी लिख सकते हैं या अपने बारे में उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, वो चीज इसमें पर्टिकुलरली नहीं पॉसिबल है। X का Y से, Y का X से, बस इतना ही आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन x का y से, x का a से, x का b से, उन सारे डायमेंशंस की स्टडी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं बिलीफ एंड एटीट्यूड की बात कर चुकी हूँ। इजी टू ड्रॉ कंक्लूजन एंड रिजल्ट, क्योंकि इसका जो स्कोरिंग टेक्निक है वो उतना टफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और बहुत ही इजीली इस चीज को आप मेजर कर सकते हैं। शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इस स्केलिंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग इज द ब्रह्मास्त्र इन आवर सैम्पलिंग, कि आप उसी को बहुत ज्यादा रिलाय कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल चीजें हैं। तो ये मेरिट है या डिमेरिट, इसकी भी चर्चा की जा सकती है। एक्सप्रेस यस, नो एंड न्यूट्रल ओपिनियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो यस नो क्वेश्चन होते हैं या जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जिसमें हम टेक्निक को पर्टिकुलर ABCD ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं, तो वहां पे आप अगर न्यूट्रल हैं तो वहां पे कोई जवाब आप नहीं देते, क्योंकि तटस्थ भी अपने आप में एक ओपिनियन है कि आप ना तो किसी के, जैसे कंगना का जो ये चल रहा है, अब इसमें कोई पॉजिटिव हो सकता है, कोई नेगेटिव हो सकता है, पर कुछ लोग न्यूट्रल भी हो सकते हैं कि
लेट अस वेट फॉर द जजमेंट टू कम एंड देन वेट, क्योंकि हमारा ये है कि हम कुछ पर्सपेक्टिव उसको मान रहे हैं, कुछ में इसको मान रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में एक ओपिनियन है। इस तरह के लोग, इस टीम के लोग, इस रेफरेंस के लोग भी होते हैं हर एक आइडिया में। तो उस जब इस तरह के आइडिया को आपको लेना होता है तो लिकर्ट स्केल, इसमें 5 पॉइंट्स हैं। स्ट्रांगली एग्री, अगर 5 पॉइंट्स लिकर्ट स्केल बनाया है, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड और न्यूट्रल भी कह सकते हैं इसको, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। तो ये डिसएग्री टू एग्री की पूरी स्केल है जिसपे आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी कि किस तरह से जब एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप दे देंगे। मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल से कुछ सैंपल्स लिए हैं, जिस आर्टिकल को मैं क्लास के बाद शेयर भी करूंगी आपको, तो आप ये मत सोचें कि मैडम ने अपने लिए हैं। ये एक आर्टिकल के पूरा एक सैंपल है जिसमें करीबन 24 कुछ क्वेश्चंस हैं और वो कैसे जज किया जा सकते हैं उसका मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी। तो उसी में एग्जांपल पढ़ाने के लिए यहाँ पे आपके साथ लिया है, शेयर कर रही हूँ मैं। रिस्पॉन्स ऑन लिकर्ट 5 पॉइंट स्केल, अगर आपके 5 क्वेश्चन हैं, जैसे वंस एन आइडिया इज इन माई हेड आई स्टिक विद इट, ये भी अपने आप में क्या ऐसा आप है कि कोई एक आइडिया आ जाता है आपको एक बार और फिर आप उसको चेंज नहीं करते हैं, आप हमेशा उसी पे रहते हैं, क्या आप उस आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं? इस पे अगर ओपिनियन लिया जाए और इस पे मैं आपसे पूछूं कि आप स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, अनडिसाइडेड, एग्री, इस तरह से, राइट? तो ये आपके रिस्पॉन्स आप इस पे लिखेंगे। अब इसी तरह से माई ओन पर्सनल बिलीफ सीम टू बी मोर राइट देन अदर्स, कि उसे लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या बहुत ज्यादा जो अपना ओपिनियन है वो फर्म है एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग है, या आई एम ओपन टू हियर अदर्स ओपिनियन एंड लेट देम एटलीस्ट ट्राई टू चेंज माई माइंड। तो ये सभी में इनमें से हो सकते है एक व्यक्ति जो बायस है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, लेकिन जब आप बहुत क्लोजली कनेक्टेड अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे तो नेचुरली आप एक रियलिटी को मेजर करेंगे और वेरी वेरी क्लोजर टू रियलिटी आप पहुंच सकेंगे, इसका ग्रेटर अमाउंट ऑफ चांसेस या प्रोबेबिलिटी संभावना है, ठीक है। Nobody should have belief or opinion so strong that they are not willing to change them. अब ये दूसरों के बारे में भी आपका क्या ओपिनियन है उस पे भी ओपिनियन लिए जाते हैं। अब ये जो सारी है, कई बार लीडरशिप से रिलेटेड जब हमको स्टडीज करनी होती है, हमें ओपिनियन अबाउट लीडर्स लेना होता है, या फिर हमें ओपिनियन अबाउट कोई न्यू पॉलिसी है, डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट है या लॉज हैं उनके बारे में, तब हम जनरली इस तरह के स्केल्स को यूज करते हैं। या आपको अपने फैमिली मेंबर में के बारे में ओपिनियन लेना होता है या फ्रेंड्स के बारे में, तो भी आप इस तरह के स्केल्स को यूज करते हैं। अब है कि कैसे आप स्कोर करेंगे। अगेन दिस इज फ्रॉम द सेम आर्टिकल। जैसे मान लीजिए कि आपने 20 सेंटेंसेस बनाए हैं। अब ये 20 सेंटेंसेस जो हैं उसमें आपको कैटेगरी बनानी होगी इसमें कि स्ट्रांगली एग्री, जिसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ सेंटेंस आप नेगेटिव बनाते हैं ओपिनियन देने के लिए लेने के लिए, और कुछ आप पॉजिटिव बनाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर दिस पीपीटी, मैं पूरा मटेरियल जिससे ये बनाया है वो आपके साथ शेयर करूंगी सो दैट एग्जॉस्टिवली यू कैन रीड। सो 1 2 6 7 9 10 13 16 19 एंड 20 ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिनपे अगर 5 आपने आंसर दिया है, मींस स्ट्रांगली एग्री अगर आपने स्टेटमेंट दिया है। नाउ प्लीज डोंट कंफ्यूज विद दिस, इसमें मैंने रिवर्स यूज किया है। यहाँ पे जो मॉडल जिस आर्टिकल से है उसमें उन्होंने स्ट्रांगली एग्री से स्टार्ट किया था, तो उससे कंफ्यूज मत करिएगा। सो 5 पॉइंट स्ट्रांगली एग्री पे अगर आप मार्क्स दे रहे हैं कि अगर आपने इसको दिया है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, एग्री पे दिया है तो 4, समटाइम्स पे 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 फॉर एग्जांपल अगर आप नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं तो अगर 5 का आपने आंसर 2 दिया है, इसका मतलब आप यहाँ एग्री हैं, लेकिन वहीं पे 6 जो है, 6 क्वेश्चन नंबर यहाँ देख पा रहे हैं आप, 6 अगर क्वेश्चन नंबर का अगर आपने 2 आंसर दिया तो यहाँ डिसएग्री हो गए। ओके, डिसएग्री होंगे तो आप 2 मार्क्स देंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक इज दिस कि जो रेस्पोंडेंट को ये सब जो गणित है आपकी पता नहीं होता, दिस इज ओनली नोन टू द रिसर्चर, वो आप डिस्क्लोज उसको नहीं करते हैं, तो उसके दिमाग में केवल एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रहती है और उस पर अपना ओपिनियन वो डिस्कस करता है। ओके, अब इसमें जब रिसर्चर वहाँ पे डेटा को लेके बैठता है तो वो सेग्रीगेट कर लेता है और इस तरह से मार्किंग कर देता है। द हायर द स्कोर, मैक्सिमम इज 100%, okay, the higher the score on the scale, the more dogmatic, means आप close minded,
वो जो क्वेश्चन है कि किस तरह से ओपन माइंडेड मींस इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ओपन माइंडेड, क्लोज माइंडेड, इस तरह की अगर स्टडी आप कर रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल टूल स्टडी में यूज किया हुआ है। या इसी तरह से आप फैमिली में भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स, ट्रेडिशनल या फिर बहुत ही ओपन माइंडेड, अगर फैमिली के बारे में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हायर स्कोर होगा उतना ज्यादा जो व्यक्ति है उसको ओपन माइंडेड उसमें सुना जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप नेगेटिव ज्यादा बना रहे हैं तो उस तरह से आएगा उसका, पॉजिटिव क्वेश्चंस के स्टेटमेंट है तो उस तरह से आएगा। तो इस तरह से इसके डिसीजंस स्कोरिंग की जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओपिनियन, एक्सपीरियंस को अगर ओपिनियन करना है तो उसके लिए स्पेशली आप इस तरह की टेक्निक को यूज करते हैं। मोर रिलायबल, रिस्पोंडेंट सेंट्रिक, क्योंकि रिसर्चर जो स्टडी करता है उसमें इंडिविजुअल व्यक्ति क्या सोचता है उससे पूरे उस पे निकलना, जो उसका कंक्लूजन निकलना वो बहुत इजी हो जाता है। तो 1 to all का जो फॉर्मूला है हमारी रिसर्च में, उस तरह से आप कर सकते हैं। इंडक्टिव टेक्निक का एक मेथड है। फिर इजी टू स्टडी एंड टेक लेस टाइम, क्योंकि ये ओपिनियन देने में आप सोचिए कि ABCD और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की एक लिस्ट में आपको दूं जिसमें मैंने आपको 40 क्वेश्चंस दिए हैं और एक केवल ओपिनियन की यस, एग्री, डिसएग्री, तो कौन सी आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? सोनिया? यस मैम। कौन सी आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाएंगे? हरवंशु? मैम ओपिनियन। ओपिनियन मैम। हाँ, डेफिनेटली, गुड। तो जब हमको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा तो डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर हमें ABCD लेना है तो भी हमें लॉजिकल एप्टीट्यूड लेना पड़ेगा। हम एलिमिनेशन को या फिर सिलेक्शन, दोनों में से किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाएंगे। और लेकिन अगर हमें स्ट्रांगली एग्री और ओपिनियन वाले फॉर्मेट को लेना है तो नेचुरली हमारा एक फ्रेम ऑफ माइंड किसी भी स्टेटमेंट को लेके बनता है और हम उसको बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो इजी टू एक्सेस फॉर्मूला है। रिजल्ट्स आर कॉम्बिनेशन और एटीट्यूड, ये सेंटेंस आ गया। सो कॉम्बिनेशन में रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यस और नो में तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज ही आपको मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ न्यूट्रल का परसेंटेज है ना, अगर एग्री और डिसएग्री, टोटली डिसएग्री का परसेंटेज है, तो आपको एक मिक्स नेचर ऑफ रिजल्ट्स की मिलने की ज्यादा संभावना है, जो कि ज्यादा रियलिटी के क्लोज है, जो कि ज्यादा आपको ये बताएगी कि किस तरह से रियली लोगों का बिलीफ सिस्टम वर्क करता है। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज एक मिनट बताएं, नहीं तो मैं आगे नेक्स्ट स्टेज पे चलूँ। सरोज, आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है मैम? रियलिटी क्या स्टैटिक है? एक सेकंड। हाँ मुद्राक्ष, क्या बोल रहे हैं? रियलिटी क्या स्टैटिक है? रियलिटी वास्तविकता की बात कर रहे हैं, राइट? रियलिटी स्टैटिक तो नहीं है। रियलिटी में भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप टाइम और कंटेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिक हो सकती है, लेकिन द पॉइंट आपका टाइम एंड कंटेक्स्ट बदलेगा तो वो डायनामिज्म पे डेफिनेटली जा सकती है। कोई भी रियलिटी हमेशा के लिए स्टैटिक नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल कि वो किसी हिस्ट्री का पार्ट है, राइट? हिस्टोरिक टाइम फ्रेम पे बात की जा रही है। लेकिन हम सोशल साइंसेज में ऑलवेज वी बिलीव कि जो सोशल बिहेवियर है और सोशल रियलिटीज जो हैं, दे कीप ऑन चेंजिंग। वी आर अफेक्टेड बाय सोसाइटी, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल, एंड दैट इज हाउ आवर रियलिटी ऑफ आइडिया, what we understand as a real picture is also keep on changing, है ना? फिजिकल में मुझे लगता है कि चेंजिंग है मैम। हाँ, फिजिकल में तो चेंज नहीं, आइडिया के लेवल पे भी चेंजिंग है। मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग इज्म को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी संभावना है कि वो बदल जाएगा। सिचुएशन बदलती हैं तो वो संभावना बदल सकती है। यस, हु इज आस्किंग, नाम बोलें क्योंकि इसमें मुझे एक टाइम पे। हाँ दिनेश मैम। हाँ दिनेश, मैं ये जल्दी कह रहा था करिएगा। जैसे बस 10-20 सेकंड है।
कि जैसे वस्तु है उसकी अपनी कोई वास्तविकता होती है या वो व्यक्ति के पर्सपेक्टिव के अनुसार बदलती रहती है, मतलब जैसे डिफरेंस व्यक्ति हैं व्यक्ति कौन है? सोसाइटी के अंदर। मैं एक्स हूँ और आप वाई हैं, ठीक है। अब आप किस जी व्यक्ति की मैम, बात कर रहे हैं? जी नहीं, आया मतलब यहाँ जितने जैसे हम आप और मैं लेते हैं एक ना, मैं एक्स हूँ आप वाई हैं, दो व्यक्ति हैं, वाई आप किसकी और बात कर रहे हैं? यहाँ कोई वस्तु है, हाँ, सपोज दैट मुद्राक्ष को हम वस्तु मान लेते हैं, तो मुद्राक्ष की अपनी कोई वास्तविकता है या वो आपके अकॉर्डिंग कोई वास्तविकता है या मेरे अकॉर्डिंग कोई है या तीनों की एक ही है? ये तो बहुत पुराना वो प्रोवर्ब है, उसी का आंसर भी हो सकता है कि एक सत्य होता है, एक मेरा सत्य है, एक आपका सत्य है और एक सत्य है, राइट। तो वास्तविकता भी वही है कि मैं जिस परिप्रेक्ष्य से देख रही हूँ उस चीज को, उसकी अपनी एक वास्तविकता है। सो आई एम ऑल्सो राइट, बिकॉज जब तक कि मेरा वो फिल्टर लगे हैं या कुछ अगर चीजें डिस्ट्रॉयड हैं आइडिया के लेवल पे, वो सही नहीं की जाए। मुद्राक्ष के लेवल पे भी वही है कि वहां फिल्टर लगा हुआ है, तो वहां पे भी वही है। अगर दिनेश के लेवल पे भी फिल्टर लगा हुआ है, तो वो जब तक नहीं होगा तो उनकी वास्तविकता तो वही रहेगी। बट क्या हम इन तीनों पिक्चर्स को देखते हुए कहें कि यही वास्तविकता है जो दिनेश ने कही या मुद्राक्ष ने कही या मोनिका मैम ने? ओके, तो ये रिसर्चर को ये देखना पड़ेगा कि किस बैकग्राउंड से आप आते हो। इसीलिए हम कहते हैं ना, रूरल स्टडी के बैकग्राउंड में हमें रूरल कल्चर को देखना पड़ेगा, अर्बन स्टडी। अल्टीमेट दिनेश, मुद्राक्ष, am I reaching to you? आपको आंसर मिल गया? मैम बिल्कुल, एक 10 मिनट 10 सेकंड का और वो है मेरे मैम, पास जैसे 4 कि मिनट्स है अब और ये मुझे लिकर्ट कंक्लूड स्केल करना है। है। तो क्या आप मुझे मेरे चैट बॉक्स पे अगर पर्सनल भेज देंगे तो मैं पर्सनल आंसर दे पाऊंगी, है ना? 4 मिनट्स हैं चलो अभी ठीक है, है, आप अपना कराइए, ठीक है ना? आप मुझे कोई बात नहीं, पर्सनल कोई इन बात चीजों को ठीक है। पूछ लें तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगी। जी ओके, मैम, लेट मी कंक्लूड टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू। जी। ये हमने पढ़ा, लेकिन इसी के साथ अगर मैं आपको ब्रीफली थर्स्टन की, क्योंकि कल मैम जब क्लास लेंगी तो उसमें डिटेल में बताने की हमारी बात हुई है, या आई डोंट नो उनका कैसा वो है, लेकिन कल वाली क्लास मैडम आपको इससे रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट है उस पर भी बात करेंगे और जो डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी बात करेंगे। थर्स्टन का जब हम स्केल यूज करते हैं उसमें एग्री डिसएग्री स्टेटमेंट्स की बात करते हैं कि हम एक एग्री हैं या डिसएग्री हैं। अगेन ये जो दीपक सोनी अभी एडमिट कर रहे हैं, यूनिडायमेंशनल स्केल है ये भी, और रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है इसकी स्कोरिंग करना। इसलिए थर्स्टन को जनरली सोशियोलॉजी में हम अवॉइड करते हैं, जहाँ पे आपके पास लेबोरेटरी बेस्ड स्टडीज होती हैं, स्पेशली साइकोलॉजी में, वहां इस स्किल को ज्यादा यूज किया जाता है। इक्वल अपियरिंग इंटरवल्स में, यानी कि उनकी जो फर्स्ट रेस्पॉन्स है, सेकंड रेस्पॉन्स है, थर्ड रेस्पॉन्स है, उन तीनों में इक्वल डिस्टेंस हो, ऐसी चीजों को, ऐसे ओपिनियन को लिया जाता है। सक्सेसिव इंटरवल, यानी कि पहला अगर आपने थर्ड को सही बोला है तो फर्स्ट और सेकंड को भी आप सही मान रहे हैं और थर्ड पॉइंट पे आप आ रहे हैं, राइट? उस तरह के एक ऑर्डर में क्वेश्चंस को दिया जाता है। और मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन, कि कुछ चीजों को हमारे, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखते हैं ना कि ए और बी सही है और डी गलत है, इस तरह का जो कंपैरिजन पेयर में बनाया जाता है, तो उस तरह के स्केल को भी यहाँ पे, उस तरह के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर बनाया जाता है। स्टेप्स हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं थर्स्टन को। लार्जर नंबर ऑफ एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट्स को टॉपिक से रिलेटेड आप लिख लेते हैं। उसके बाद हैव अ पैनल ऑफ जज रेट द आइटम ऑन स्केल 1 to 11, जैसे एक स्केल है 1 to 11 का भी है, 1 to 19 का भी है, अलग अलग लोग अलग अलग मॉडल को इसको यूज करते हैं, बट बेसिकली 1 to 11 पे हम इस स्केल को यूज कर लेते हैं, सो दैट कि जो आपका 6th है वो न्यूट्रल मोस्ट हो जाएगा, 5 इधर और 5 इधर हो जाएंगे। ओके, इसलिए इसे 11 पॉइंट पे ज्यादातर लिया जाता है। देन हाउ फेवरेबल ईच आइटम टुवर्ड्स द टॉपिक, इसमें एक बंच ऑफ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है 11 के लिए लगभग 100 क्वेश्चन इंसान बनाते हैं, मतलब जो रिसर्चर हम बनाते हैं, और फिर उसमें से जजमेंट किए जाते हैं। सो एलिमिनेशन का रूल करते हुए इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। मीडियन स्कोर को एवरेज स्कोर को डिसाइड कर लिया जाता है, और जो एवरेज स्कोर आता है उससे ऊपर वाले को फेवर या अगेंस्ट में उस तरह के रिजल्ट्स दे दिए जाते हैं। सॉर्ट द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर, मे बी डिसेंडिंग भी हो सकती है, बट जनरली असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव में लिया जा रहा है या स्मॉल टू लार्ज में लिया जा रहा है, इस तरह से इनको स्किल्स को रख दिया जाता है। और स्कोर करने के लिए मान लीजिए if a person answer 4 out of 11 question as agree, then that person has a score 4/11, जो उसका परसेंटेज निकाल लिया जाएगा,
और द लोअर अ स्कोर द लेस फेवरेबल द ओपिनियन, कि जितना लोअर वो आपके एवरेज से होता जाएगा उसका ओपिनियन उस चीज के प्रति जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसके प्रति लेस फेवरेबल माना जाएगा। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को यूज किया इस मेथड को यूज किया जाता है। गटमैन एक स्केलोग्राम जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव स्केलिंग है। यहाँ पे सीधा सा एक लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट बनाई जाती है। मैं आपको बहुत ब्रीफली इस चीज को बता रही हूँ। लिस्ट बनाई जाती है, पहले ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होता है कि किस तरह से आपको वो लिस्ट बनानी, क्या क्या चीजों को फाइंड आउट करना है। फिर लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है और एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को यूज किया जाता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है इफ स्कोर 3 मींस रिस्पोंड एग्री ऑन अबाउट 3 स्टेटमेंट, मतलब अगर वो थर्ड को लिस्ट बनाने में अगर वो 3 करता है यानी कि 1 2 3 पे वो एग्री है बाकी पे एग्री नहीं है। अगर वो 7 पे कर रहा है तो 1 2 6 पे वो एग्री है बाकी पे नहीं है, राइट। तो इस तरह से इसको यूज किया जाता है। और जो ऑर्डिनल पैटर्न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमने स्टडी में देखा था कि जो पैटर्न्स हैं उसमें ऑर्डिनल पैटर्न को जब हम यूज करते हैं, ऑर्डिनल पैटर्न का मतलब क्लासीफाई एंड रैंक ऑर्डर में वो स्केल होते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट उसका पॉजिटिव है या हाईएस्ट लेवल का कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेटमेंट है उसको सबसे ऊपर या फिर लोअरेस्ट लेवल को ऊपर और फिर नीचे, इस क्रम में उनको लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये गटमैन के स्टेप को स्केल को यूज कर सकते हैं। मैं इसके साथ चर्चा ये भी करना चाह रही थी, इनफैक्ट आई वांटेड टू शेयर, आप मेरे पास 1 मिनट लेफ्ट है तो मैं जल्दी से क्विकली इस चीज को बात कर दूं। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल उसके लिए है, अगर आप इसको देखें। फेलियर टू बी कंसाइज, बीइंग ऑल ओवर द मैप विदाउट अ क्लियर सेंस ऑफ पर्पस, कि कोई भी स्केल अगर आपने बिना पर्पस के, क्योंकि हर स्केल का एक स्पेसिफिक पर्पस है, तो उस पर्पस पे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता देंगे आपने स्केल ही गलत यूज किया है, ओके। तो स्पेसिफिक पर्पस के अकॉर्डिंग आपको स्केल को डेवलप करना है। फेलियर ऑफ साइट लैंडमार्क वर्क्स इन योर लिटरेचर रिव्यू, कि लिटरेचर रिव्यू आपने क्या किया है वो भी आपके स्टेटमेंट्स को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो लैंडमार्क वर्क को स्टडी करना बहुत जरूरी है स्केलिंग को बनाने में। वो आपको ऑर्डर किस तरह से आपके क्वेश्चंस के होंगे उसको डेवलप करने में आपको मदद करेगी। इसी के साथ फेलियर टू डेवलप अ कोहेरेंट एंड परसुएटिव आर्गुमेंट फॉर द प्रपोज्ड रिसर्च, जो कि संज्ञान देते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन चीजों को भी लोग उसमें भी फेल हो जाते हैं। उन चीजों को या तो रिपीटेटिव ले लेते हैं या फिर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं कुछ चीजों को, या फिर ओवरलैप बहुत ज्यादा हो सकता है, तो उससे भी आपके आंसर जो हैं वो रियलिस्टिक नहीं हो सकते। Failure to stay focused on the research question, going off and unrelated tangents, means जो कुछ चीजें जो आपको लगता है लेकिन वो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अगर आप उस पे थियोरेटिकल स्टडी प्रॉपर नहीं करेंगे तो कई बार आप उससे अवे जा सकते हैं। Too much detail on minor issues but not enough detail on major issues, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मेजर उसके फोकस एरिया क्या होना चाहिए उस स्टेटमेंट्स के, उनको अगर स्टडी नहीं किया जाता है तो भी वो स्टेटमेंट, चाहे वो कोई भी स्केल हो, मेजर की टेक्निक हो, तो वो उसमें फॉल्सी रिजल्ट दे सकता है। स्लोपी और इम्प्रेसिव राइटिंग, पुअर ग्रामर, ये सब भी चीजें भी इरिटेट कर सकती हैं रिस्पोंडेंट को, और इस इरिटेशन से उसका रिजल्ट भी इफेक्ट हो सकता है। वो नहीं होना चाहिए, दैट इज ऑट टू बी, इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी। तो इस चीज को करके कि व्हाट इज देयर इज, if you are giving the chance to irritate your respondent, they will give you the irritating response in response. So that is how it should be used. I hope I'm reaching to you और आपको समझ में आया होगा। Again the same thing, chat box में केवल कल 3 ही क्वेश्चन थे कि आप स्केलिंग टेक्निक को पढ़ाएं, तो मैंने उसको वो किया है। मेरी शायद एक क्लास और होगी। ये बेहतर रहेगा कि आप में से जो भी कुछ और चीजों को थोड़ा समझना चाहते हैं, अगर कॉमनली कंसेंसस बना के अगर बता दें तो फिर मैं उस क्लास में उस चीज को कवर कर दूंगी। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग एल्स? थैंक यू। थैंक यू।